Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear BA Honors Political Science 4th semester UGCF NEP based students, how are you all? I just hope you all are doing well and taking proper care of yourself. Dear students, in today's video, we are going to dive deep into the syllabus of your DSC paper 10, which is Public Administration in India. In this video, we are going to discuss syllabus, content and topics of your public administration in India, and in the end, we are going to discuss some essential and recommended readings by University of Delhi as per UGCF NEP based 2020 syllabus. So dear students, let's diving into the fascinating world of public administration in India. Whether you are a student or just curious about how the government functions, this video is only for you. This video is important for all the students of University of Delhi, SOL and NCWeb. So let's begin. So now dear students, let's take a look at the syllabus of your DSC paper 10 Public Administration in India. Dear students, in this paper we aim to give an in-depth introduction to the various aspects of public administration in India. Our goal is to provide students with an analytical and critical understanding of the Indian bureaucracy as an institution. We will also explore topics like decentralization, financial management, public accountability, e-governance, and specific dimensions of citizens and social welfare policies. By delving into these dimensions, we hope to broaden your perspective on the complexities and challenges of the public administration in India. It is an exciting field to explore, and we are here to guide you through it. So dear students, there are only 6 units in this paper. First of all, let's try to understand the meaning of public administration in India. So dear students, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक तरीके का जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड जो भी पब्लिक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है वो तमाम चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं. एंड इसके अंदर आप लोगों को जो एंशियंट टाइम से जो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो इवॉल्व हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है. फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स टू द मॉडर्न एरा, इसके अंदर आप लोगों को तमाम टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं. यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को लेकर भी अपना जो टॉपिक है वो कवर करना है, जहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ की प्रोविजंस को, कुछ प्रिंसिपल्स को जो कि गाइड करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को, जहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं. ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ विटनेस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है. जो पब्लिक पॉलिसी और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है टू पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग. उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी कवर करना है, जहाँ पर इंडिया जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है विद वेरियस लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स. एंड यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में भी डिस्कस करना है, जो कि एक वाइटल रोल जो है प्ले करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड जो भी उसके चैलेंजेस हैं, जो भी उसके फ्यूचर हैं, जो भी उसके आप लोगों को प्रोस्पेक्टस हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल आइए अब हम देखते हैं क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी हैं. So dear students, first of all we are going to discuss unit 1 which is Indian Administration. Dear students, आप लोगों को इस यूनिट के अंदर काफ़ी मेजर टॉपिक्स को कवर करना है, जहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज इवोल्यूशन, जहाँ पर हिस्टोरिकल लीगेसी, सिविल सर्विस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, PMO कैबिनेट सेक्रेटेरिएट,
मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोगों को टॉपिक कवर करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज इवोल्यूशन, जहाँ पर आप लोगों को हिस्टोरिकल लिगेसी में कवर करना है कि यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सप्लोर करना है वो करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हाउ इट हैज़ शेप्ड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज वाला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, यहाँ पर आप लोगों को ये डिस्कस करना है कि कैसे जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे जो है प्रमोशन होता है विद इन द सिविल सर्विसेज। उसके बाद जो पीएमओ वाला टॉपिक है उसके अंदर आप लोगों को एक क्लोजर लुक जो है रखना है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में एंड जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है उसके बारे में। यहाँ पर उनके रोल जो हैं और जो उनका सिग्निफिकेंस है वो आप लोगों को हाईलाइट करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। उसके बाद जो मेजर इनिशिएटिव है जहाँ पर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कवर करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव जो हैं जो लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया को लेकर वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, जहाँ पर ये जो रिफॉर्म्स हैं इनके क्या एम होते हैं, कैसे ये इन्हेंस करते हैं एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, एंड ये किस प्रकार सर्विस डिलीवरी करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ओवरऑल ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट 1 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर करने हैं। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का यूनिट 2 विच इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पर आप लोगों को जो डिसेंट्रलाइजेशन है एंड जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ये दो मेजर टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं, जहाँ पर मीनिंग एंड टाइप्स, रूरल एंड अर्बन, PRIS एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, ये दो मेजर टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। बात करें अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की तो ये रेफर करी जाती है ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स विच वन रूरल एंड सेकेंड वन इज अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन। जो रूरल डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो फोकस करता है ऑन एम्पावरिंग लोकल बॉडीज़ इन रूरल एरियाज़। अगर हम बात करें अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन की तो इसका एम होता है टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज़। अगर हम बात करें PRIs एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ की तो यहाँ पर आपको PRIs और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है, वो किस प्रकार प्ले करती हैं एक क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसीज़ एट द ग्रास रूट्स लेवल। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इन रूरल एरियाज़ by involving local communities and empowering them through PRIs. The government aims to ensure effective implementation and better outcome of public policies. Then next है आप लोगों की यूनिट 3 बजट, जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया कवर करना है। टाइप्स ऑफ बजट जिसमें लाइन बजट, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट, जीरो बेस्ड बजट, बजट मेकिंग, रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। अगर हम बात करें क्या कंसेप्ट है बजट का, बजट साइकिल इंडिया में कैसे होती है, तो देखिए जो कंसेप्ट है बजट का वो रेफर कर जाता है टू द फाइनेंशियल प्लान डेट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो बजट साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकली स्टार्ट होती है विद द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल बजट followed by its presentation, discussion and approval by the parliament. The budget cycle then continues with the implementation, monitoring and evaluation of the budget throughout the year. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बजट की तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के बजट जो हैं देखने को मिलते हैं, शामिल किए गए हैं। सबसे पहला है लाइन बजट। ये इस तरीके का बजट होता है जो कि फोकस करता है एलोकेटिंग फंड्स टू स्पेसिफिक आइटम्स और कैटेगरीज। बात करें परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट की तो ये जो है लिंक करता है बजटिंग को विद परफॉर्मेंस गोल्स एंड आउटकम्स एंड एम्फेसाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम जीरो बेस्ड बजट की बात करें तो ये बजटिंग अप्रोच जो है इसको रिक्वायरमेंट होता है एक जस्टिफिकेशन फॉर एवरी एक्सपेंस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो रेदर देन बेसिंग इट ऑन प्रीवियस बजट।
अगर हम बात करें बजट मेकिंग या फिर हम रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट, एक वाइटल रोल इन द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट टू द पार्लियामेंट। द मिनिस्ट्री गैदर्स इनपुट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं उनको ये जो है क्या करते हैं, इनको गैदर करता है एंड एलोकेट करता है फंड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज़ एंड पॉलिसीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बजट का टॉपिक जो है यूनिट 3 के अंदर कवर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आप लोगों की यूनिट 4 की, जो कि है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जहां पर आपको ई गवर्नेंस, जहां पर जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया आप लोगों को कवर करनी है, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, जहां पर केस स्टडी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन आप लोगों को गिवन है। तो देखिए, अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की या फिर द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया की, तो देखिए जो ई गवर्नेंस है वो रेफर करी गई है टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जर्नी जो रही है ई गवर्नेंस की वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इनिशिएटिव्स aim to provide citizens with easy access to government services, streamline processes and promote citizen participation। अगर हम बात करें मॉडल्स की, तो देखिए जो हमारा वन प्रोमिनिएंट एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस को भारत में लेकर, वो है डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में। एंड ये जो था काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स एम्स को लेकर हमारे पास आया, जहाँ पर डिजिटली एम्पावर सिटीजन्स की बात करता है, प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है एंड डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली की बात करता है। ये जो मिशन था ये फोकस करता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। It has public administration by leveraging technology to bridge the digital divide, the improve service delivery। तो जो इसके अंदर इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक ब्रॉड करता है अबाउट significant advancement in India. It has not only made government services more accessible and efficient, but has also empowered citizens by enabling their active participation। तो यहाँ पर जो है जर्नी जो है आप लोगों को कवर करनी है ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंडिया मिशन की। इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, विच इज़ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, जहाँ पर एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन, हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन, फूड में राइट टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट में MG नरेगा। तो ये ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन की, तो देखिए जो राइट टू एजुकेशन है वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट सोशल वेलफेयर पॉलिसी है इंडिया के अंदर। ये इस बात को इंश्योर करती है कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दिस पॉलिसी एम्स टू प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड एलिमिनेट बैरियर्स टू एजुकेशन सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है इन फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन। बात करें नेक्स्ट हेल्थ यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की, तो जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये एक फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, जो कि फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। इसका एम है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ये जो NHM है ये फोकस करता है ऑन एरियाज सच एज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, डिसीज़ कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक वाइटल रोल जो है प्ले करता है इन एड्रेसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज़ एंड इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फूड में राइट टू फूड सिक्योरिटी की। तो ये जो राइट है ये एक अनदर क्रूशियल सोशल वेलफेयर पॉलिसी है इंडिया में। इसका एम है कि ये इंश्योर करे कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ एक्सेस टू एडुकेट, food and nutrition. The policy includes various initiatives such as the Public Distribution System (PDS), which provides
subsidized food grains to eligible individuals, and the midday meal scheme, which provides nutritious meals to school children. These initiatives play a significant role in combating hunger, malnutrition, and food security. यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, जो कि है MG नरेगा, तो ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये एक लैंडमार्क सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया का। ये गारंटी करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स विद द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसका एम है टू क्रिएट सस्टेनेबल रूरल एसेट्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को ये तमाम टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं। इसके बाद है आप लोगों की लास्ट एंड फाइनल यूनिट 6, विच इज़ इश्यूज़ एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें कुछ इश्यूज़ की, कुछ डिबेट्स की, तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स जो गिवन है, जो कवर करने हैं, वो है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, अकाउंटेबिलिटी में RTI, लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन। अगर हम बात करें एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वन ऑफ द की इशू इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैटल बिटवीन इंटीग्रिटी एंड करप्शन. It is a constant debate on how to ensure ethical conduct among administrators and prevent corruption in public offices. Upholding integrity in administration is crucial for maintaining public trust and delivering efficient and transparent governance. अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, RTI, लोकपाल की अगर हम बात करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी जो है एक अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। इनिशिएटिव्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन the establishment of Lokpal and anti-corruption and the implementation of citizens charters aim to enhance transparency and accountability in governance. रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी इज अ टॉपिक ऑफ कॉन्स्टेंट डिबेट एंड डिस्कशन. बैलेंसिंग पावर, करप्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की, जेंडर पार्टिसिपेशन की, तो ये प्रमोट करता है जेंडर सेंसिटिविटी को, इंक्रीज करता है जेंडर पार्टिसिपेशन को इन एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑनगोइंग कंसर्न. तो आप लोगों को ये तमाम टॉपिक्स जो हैं, तमाम यूनिट्स आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करनी है. हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया है, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करने हैं, टॉपिक्स को समझना है. So now dear students, let's take a look at the essential and recommended readings. देख सकते हैं यूनिट वाइज जो है यहाँ पर बेसिक रीडिंग्स, कुछ रिकमेंडेड रीडिंग्स जो हैं गिवन हैं, आप इनको ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा. एंड ये जो सिलेबस की PDF है, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी. वहाँ पर जाकर आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन करें एंड सिलेबस को जो है आप डाउनलोड कर इन रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी जो हैं गिवन हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. आई जस्ट होप यू फाउंड दिस वीडियो informative and engaging. Don't forget to like, subscribe and leave a comment below with your thoughts and suggestions. Stay curious and keep exploring. See you in the next video.